बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट, मुआशी लिहाज से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। काफ़ी सालों से लेकर अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेंट रहे ऑन द वर्ल्ड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये जो पावर था उनके पास मुआशी लिहाज से वो टू द ईस्ट शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। द राइज ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया। और याद कीजिएगा, हम जब पावर की बात करते हैं तो दो पावर्स होते हैं दुनिया में। एक है पॉलिटिकल मिलिट्री डिफेंस पावर, ये एक साइड में। दूसरा है इकोनॉमिक पावर। तो याद कीजिएगा, इन दोनों पावर्स में दोनों लिहाज से मगरबी दुनिया द वेस्ट रिमेन्ड डोमिनेंट। और अभी हमने देखा कुछ सालों से कि जो मिलिट्री लिहाज से भी, डिफेंस के लिहाज से भी जो रशिया और चीन का राइज हुआ है, जिस तरह रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर और नेटो ने कुछ भी नहीं किया, और चाइना ने जो स्टेप्स लिए हैं अगेंस्ट ताइवान, BRI, तो दोनों लिहाज से, चाहे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, मिलिट्री और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दोनों लिहाज से मगरबी दुनिया से पावर चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है टू द ईस्ट। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो याद कीजिएगा, आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फोरम्स हैं, उनको डिस्कस करना है। एक G7 इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रांग रहा G7, ठीक है, और ईस्ट में ब्रिक्स, जी। तो पहले यहां पे लिखते हैं हम G7, द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कहलाता है G7, ग्रुप ऑफ 7। और यहां पे लिखते हैं ब्रिक्स। G7 में कौन से कंट्रीज हैं? 7। और ये जो ब्रिक्स है खुद एब्रीवेशन है ये। लिसन नाउ, यहां पर ओवरऑल है। एक्चुअली अगर हम इनकी हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे लाजमी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये हैं क्या, कब बने ही ये। 1975 में G6 बना। क्या बना? G6 बना। और यहाँ एक यूएस इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से यूएसए, अमेरिका खुद, यूरोप से थे जो हैं 4 कंट्रीज, यूके और इटली और यहाँ पर फ्रांस, फिर यहाँ पर था उस वक्त था वेस्ट जर्मनी, नाउ इट्स कॉल्ड जर्मनी, और एशिया से था जापान, ठीक है। तो यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान, ये थे 6 कंट्रीज। दे मेड इन 1975 G6। और याद कीजिएगा, इन 1976 इट बिकेम G7 जब यहां आ गया कनाडा। तो नॉर्थ अमेरिका से आजकल 2 कंट्रीज हैं, खुद यूएसए भी है और कनाडा भी है। और एक बात याद कीजिएगा, ये फिर G8 भी हुआ था, फिर G8 भी हुआ था। G8 कब हुआ था? जब रशिया यहां पर आ गया था, ठीक है। ये 1997 की बात है, जब रशिया ने ज्वाइन किया था G7 को, तो वो फिर हो गया था G8। लेकिन याद कीजिएगा, 97 से लेकर 2014 तक, और जब रशिया ने रेफरेंडम के जरिए कब्जा किया क्रीमिया के ऊपर 2014 में, फिर रशिया को यहाँ से बाहर किया गया। तो अभी दोबारा ये फिर G7 हो गया है। तो अब यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं, 2 हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा, और जो है एक एशिया से वो जापान है, और 4 जो है वो यूरोप से हैं, यूके, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। अगर हम यहाँ की बात करें अबाउट ब्रिक्स,
तो ब्रिक्स जो है यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं। अच्छा, ये 2006 की बात है, 2006 की बात है, जब वज़ीर खारजा थे 4 कंट्रीज के, वो गए यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में जो सेशन होता है जो है यूएन जनरल असेंबली का, वहां। तो 2006 में जो है बना एज ब्रिक। कैसे बनाइए? ब्रिक के तौर पर बनाइए, BRIC, या इसको BRIC यूं भी लिखते इस वक्त, BRIC, तो स्मॉल एस यहां पर, ठीक है, BRIC। ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना। ये 4 कंट्रीज याद कीजिएगा। कौन से 4? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज ने बनाया ब्रिक 2006 में। और याद कीजिएगा, ये इकोनॉमिक तंजीम, मुआशी लिहाज से, और काफी कुछ काम भी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन इनका जो बेसिक बुनियादी मकसद है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये बना 2006 में एज ब्रिक। फिर 2010 में यहां आ गया साउथ अफ्रीका। इन 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इट। तो यहां पर आ गया फिर साउथ अफ्रीका। तो ये हो गए अब यहां पर, फिर ये हो गया ब्रिक्स। क्या कहलाता है फिर ये? BRICS। 10 में ये ब्रिक्स हो गया। और याद कीजिएगा, इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 2009 में। In 2009 फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड। तब ये ब्रिक था उस वक्त, ठीक है। लिए तो यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका से है, फ्रॉम लैटिन अमेरिका, बहुत ही स्ट्रांग और फास्टली डेवलपिंग कंट्री है ऑफ साउथ अमेरिका। रशिया जो है, रशिया का 25% जो एरिया है वो यूरोप में है, 75% जो उसका जमीन एरिया लैंड है वो एशिया में है। लेकिन याद कीजिएगा 80% जो रशियन की आबादी है वो यूरोपियन साइड में है, 80%। क्योंकि जो साइबेरिया है रशिया कहलाएगा एशिया के अंदर, वहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस है, ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ लोग काफ़ी कम रहते हैं। और मॉस्को भी यूरोपियन साइड में है, सेंट पीटर्सबर्ग भी यूरोपियन साइड में है। तो रशिया को हम काउंट करते हैं एज यूरोपियन कंट्री। लेकिन रशिया काफ़ी एंटी वेस्ट, एंटी यूरोप ही रहा है, काफ़ी क्लोज है रशिया एशिया के साथ। बहरहाल रशिया यूरोप से, आई इंडिया साउथ एशिया, एशिया से, चाइना ईस्ट एशिया, एशिया से, साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका से है, ठीक है। अच्छा, अब ये अनाउंस किया गया है कि मार्च 2023 में, अभी की बात है, कुछ जो हैं दिन पहले की बात है, एक रिपोर्ट आया था कि ब्रिक्स ने सरपास कर दिया, ब्रिक्स ने क्रॉस किया है G7 को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ GDP। इनके जो पहले पावरफुल थे, यहाँ पर जो इनकी इकोनॉमी थी, ग्लोबल इकोनॉमी का जो शेयर था G7 का, पहले काफ़ी हाईएस्ट था। अब जो है इसका पावर शिफ्ट यहाँ पर हो गया। अच्छा, ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये जो दुनिया की आबादी है आजकल, ये 15 नवंबर 2022 को हुआ था, ठीक है। कितना? 8 बिलियन, 8 बिलियन दुनिया की आबादी है। तो इस आबादी का जो है कितना परसेंट जो है आपको मिलेगा G7 के पास, और कितना कितना मिलेगा आपको इसका परसेंटेज जो है विथ ब्रिक्स कंट्रीज। लिसन नाउ, अब जो दुनिया की पॉपुलेशन है ना, ग्लोबल पॉपुलेशन, उसका 10% जो है वो यहाँ मिलेगा आपको, 10% ग्लोबल पॉपुलेशन वो यहाँ मिलेगा आपको G7 के अंदर। ग्लोबल पॉपुलेशन का, जो दुनिया की आबादी आजकल 8 बिलियन है, इसका सिर्फ 10% है यहाँ पर G7 के अंदर। और जरा यहाँ पे आप देखें ब्रिक्स के अंदर, तो आपको आइडिया हो जाएगा दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, रशिया, सॉरी चाइना और इंडिया। चाइना टॉप पर है 1.45 बिलियन, और इंडिया भी ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है चाइना को, यानी कि ऑलमोस्ट 3 बिलियन तो इन दोनों के पास है, विथ इंडिया एंड चाइना
ओवरऑल जो इनकी पॉपुलेशन है तो वो है दुनिया की आजकल 45% ग्लोबल पॉपुलेशन। तकरीबन 40% से भी ज्यादा तो सिर्फ इंडिया और चाइना है, फिर रशिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है। तो आबादी का दुनिया में जो दुनिया की आज कुल आबादी है उसका 45% शेयर जो है, परसेंटेज जो है वो सिर्फ यहाँ पर है इन 5 कंट्रीज के अंदर। ऑलमोस्ट दुनिया की जो आधी आबादी है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन, थोड़ा सा कम, वो यहाँ पर है इन ब्रिक्स। अच्छा, अब बात करते हैं इस चीज के बारे में, जीडीपी के बारे में। ये चीज जो दुनिया की जीडीपी है, इकोनॉमी है, अबाउट पीपीपी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटीज, जीडीपी जो है, अब ये जो याद कीजिएगा इसका 30% यहाँ है इनके पास। और ये मार्च में था, मैंने अभी कल परसों पढ़ा और भी कम हो गया, 30% से तो ये और भी कम हो गया। ग्लोबल जीडीपी बनाते हैं ये G7 कंट्रीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। अमेरिका है, यूके, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा। तो ग्लोबल जो जीडीपी है पीपीपी, तो वो 30% है यहाँ इनके पास। और अगर यहाँ की बात की जाए तो ये है 32%, याद कीजिएगा ना हो। जो दुनिया की जीडीपी है ना, ग्लोबल जीडीपी, उसका 32% जो शेयर है या जो हिस्सा है वो यहाँ इनके पास है। तो याद कीजिएगा मार्च 2023 में, कुछ दिन पहले की बात है ये, आज 12 अप्रैल का दिन है, तो ये क्रॉस किया है मार्च महीने में ब्रिक्स कंट्रीज ने G7 को। यानी कि G7 जो कंट्रीज हैं दुनिया की बहुत ही तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब वहां से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो पावर है, जो मुआशी लिहाज से ताकत है, वो यहाँ आ चुका है इस ब्रिक्स के पास। अब इसका वजह क्या है, जानते हैं इसका रीजन क्या है, और ये भी जानते हैं कि आगे ये कितना और भी स्ट्रांग ब्रिक्स हो सकता है। लिसन नाउ, यहाँ पर एक जो वजह है G7 की, जो कमजोरी है, वो ये है कि यहाँ अमेरिका ने, यूएसए ने जो हैं, क्योंकि ये सारे जो कंट्रीज और हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दे ऑल आर फॉलोइंग यूएसए ऑर्डर्स। यहाँ पर ना जंगों में इन्वॉल्व किया खुद को अमेरिका ने। अगर आप तारीख में चले जाएं तो 1980s में प्रोक्सी किया अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान, और फिर जो है ईरान को सपोर्ट किया, इराक को अगेंस्ट ईरान। फिर 2001 के बाद वार एंड टेरर पर हमला किया इराक के ऊपर, फिर तबाही की अमेरिका ने अफगानिस्तान जो है इराक के अंदर, तो वार एंड टेरर था अफगानिस्तान, फिर हमला किया गया इराक के ऊपर। तो ये जो जंगें की अमेरिका ने अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट इराक, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट जो है सीरिया, लिबिया, तो ये जो ओवरऑल खुद को इन्वॉल्व किया अमेरिका ने इन कन्फ्लिक्ट्स, ये वजह है। जो लोगों का टैक्स है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उसको आपने यूज नहीं किया ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, नो डाउट काफ़ी स्ट्रांग है ये, लेकिन बजाय के उस पैसे को आप और भी इन्वेस्ट करते तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, आपने कहाँ इसको यूज किया कर जंगों के अंदर। और यहाँ पर काफी ये प्रॉब्लम रहे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो यहाँ उन्होंने कोई जंग नहीं किया अगेंस्ट एनी कंट्री, ठीक है। अच्छा, जो वजह है यहाँ पे राइज जो हुआ ब्रिक्स का, यहाँ पर इस तरह इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, तो यहाँ पर नो डाउट चीन का बड़ा रोल है, चाइना का। BRI देखें जरा, फ्यूचर में, ये BRI 2013 में इसको शुरू किया गया और ये मुकम्मल होगा 2049 में जाकर, याद कीजिएगा 49 में। यानी कि आगे भी ब्रिक्स और भी स्ट्रांग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स कैन आल्सो बिकम फर्दर पावरफुल। तो BRI देखिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है चीन का ये। उसके बाद इंडिया और रशिया का जो राइज है ये आपके सामने है। अब यहां पर क्या किया, अब देखिए जरा फेलियर कहां कहां पर है G7 कंट्रीज का। 2000 बना यहाँ पे 13 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये बनाया था अमेरिका ने, 12 कंट्रीज थे, और ये प्लान था अमेरिका का कि चाइना को आइसोलेट करना है फ्रॉम साउथ चाइना सी, जो आसियान के मेंबर्स हैं।
चाहे वो वियतनाम हो, फिलिपाइनीज हो, मलेशिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर है, उसके बाद जो है जापान, साउथ कोरिया भी है। अब क्या है कि वहाँ इन्फ्लुएंस ख़त्म करना है चीन का, तो ये शुरू भी नहीं हुआ, टीपीपी ऐसे ही ख़त्म हो गया। फिर वहाँ एक और बना 21 में आकर B3W, तो काउंटर BRI। इसका वजह सिर्फ काउंटर करना है BRI को, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये शुरू भी नहीं हुआ, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है न? अच्छा, उसके बाद क्या बना, PGII बना, यहां पर PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल, ये 2022 की बात है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये बनाया ओवरऑल G7 कंट्रीज ने, हाउ टू काउंटर चाइना BRI। लेकिन जितने भी 2013, 14, 15, 16 से स्टेप्स लिए हैं G7 ने टू काउंटर चाइना, वो तमाम उनके स्टेप्स फेल हो चुके हैं। और यहाँ उन्होंने बनाया AUKUS, क्वाड। खैर, जापान भी, जो इंडिया है वो खुद हिस्सा है क्वाड का। बहरहाल ये अमेरिका ने फोकस किया टू दी अलायंसेस, टू दी डिफेंस ओनली, लेकिन यहाँ उन्होंने काफ़ी खुद को डेवलप किया, तालीम को, सेहत को, रोजगार को। और जो G7 के कंट्रोल में है IMF, IMF और वर्ल्ड बैंक, ब्रिटन वुड्स के जो दो बड़े इदारे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, अब इनको थ्रेट है फ्यूचर में, इनको काउंटर कर रहा है। क्या, जो बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया ब्रिक्स कंट्रीज ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये बिल्कुल काउंटर करेगा IMF को और वर्ल्ड बैंक को। ये भी देगा लॉन्स, कर्जा वगैरह डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड नीडी कंट्रीज को। लेकिन जो कंडीशंस हैं, जो इंटरेस्ट इम्पोज करता है IMF और वर्ल्ड बैंक, यहाँ से काफ़ी कम जो हैं आपको इंटरेस्ट या जो हैं वो कंडीशंस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे NDAB के अंदर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इज मच बेटर देन IMF इन वर्ल्ड बैंक। बहरहाल ये जो राइज है ब्रिक्स का, इसने दुनिया को हैरान कर दिया है। और इंडिया, मैंने बहुत पढ़ा है इंडिया को, मैं डेली पढ़ता हूँ इंडिया को, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया के शहर, इंडिया की आबादी को मैं जानता हूँ वेरी वेल। पाकिस्तान में हमारे पास कुछ फ्रेंड्स वो कहते हैं यार इंडिया में क्या है सवाए दिल्ली और मुंबई से। अरे भाई, इंडिया के कोई 22 ऐसे सिटीज हैं जहां मिलेंगे आपको मॉडर्न तरीके से मेट्रो ट्रेन्स। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ लाहौर में ऑरेंज लेकर आए हैं, वो भी एक लोली लंगड़ी है अगर देखा जाए तो। बहरहाल इंडिया के सबसे पहले कोलकाता में आया था, 1980s की बात है ये मेट्रो ट्रेन। कोलकाता, फिर दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, चेन्नई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर में, इंदौर के अंदर, गुड़गांव जो इंडिया का शहर है हरियाणा में, गुड़गांव एक साइबर सिटी कहलाता है। मैं कहूँगा इट इज़ दुबई, सिंगापुर ऑफ इंडिया। तो इंडिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को ना इंडिया 100 साल पीछे धकेल कर आगे निकल चुका है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का एजुकेशन, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा इंडिया आगे निकल चुका है। अच्छा, अब ये मैंने कहा इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग हो ही हो रहा है, लेकिन याद कीजिएगा अब जो नेटो इनके पास है डिफेंस के तौर पर, इनके पास नेटो है यहाँ, कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, G7 क्या है वहां पर, नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक उनका बड़ा डिफेंस पैक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो द ब्रिक्स इन्होंने बनाया है, दैट इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इतना स्ट्रांग अभी तक नहीं हो सका SCO, ठीक है ना। बहरहाल फ्यूचर में ये मुआशी लिहाज से डिफेंस के तौर पर स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन जो एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है विथ ब्रिक्स, वो क्या है, वो है चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट। चाइना इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है, जो बॉर्डर इश्यूज हैं, चाहे मैकमोहन लाइन पे, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अक्साई चिन हो या हो अरुणाचल प्रदेश। तो अगर ये चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं,
अगर ये ठीक हो जाते हैं और पाकिस्तान जो इशू है इंडिया का विद पाकिस्तान, जो इंडिया ने कब्जा किया कश्मीर के ऊपर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 47 से लेकर वहां पर कब्जा किया इंडिया ने, अगर इंडिया इस कश्मीर के मसले को हल करे डिप्लोमेटिकली, तो नो डाउट साउथ एशिया, ये पूरा ब्रिक्स, ये बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं दोनों लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, आल्सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। लेकिन आज भी काफी आगे हैं G7 से मुआशी कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो ये है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट फ्रॉम G7, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, और ये बिल्कुल फास्टली आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2050 तक, आज से कोई 20-30 साल के बाद जो है G7 को तो बिल्कुल छोड़ देंगे ब्रिक्स वाले कंट्रीज जो है। और आजकल चीन का जो राइज है, जो रशिया का राइज है, न सिर्फ मैं मुआशी लिहाज से, बल्कि इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, जो अमेरिकन का, जो मगरबी दुनिया का जो इन्फ्लुएंस असर है, ये भी आगे खत्म हो जाएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।